बट्टा V2 V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2, और यहां से जो समीकरण हम लोगों को प्राप्त होगा वो होगा P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2, और यहां से तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N। यही समीकरण है। इससे एक और समीकरण हम लोगों को मिला था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मिला था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यही ना पढ़े थे हम लोग इस चैप्टर में, मेनली हम लोग यही पढ़वे किए हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आदर्श गैस उस गैस को कहते हैं जो निग्लिजिबल स्थान छेदता हो, बोलिए, जिसको दबाया ना जा सके, यही ना, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये आदर्श गैस के हैं। और ये आदर्श गैस वह गैस है जिसको दबाया ना जा सके। आदर्श गैस को द्रव और ठोस के रूप में बदला नहीं जा सकता। आदर्श गैस को द्रव और ठोस के रूप में बदला नहीं जा सकता। जा सकता है? आदर्श गैस को द्रव और ठोस के रूप में बदला नहीं जा सकता। इस आदर्श गैस का एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। और परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन या -273 °C, उस पर गैसों की आणविक गति 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? परम शून्य तापमान पर गैसों की आणविक गति कितनी हो जाती है? 0। और 1 मोल एसटीपी या एनटीपी पर बराबर होता है 22.4 लीटर के, या 6.02 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। यही बात हुआ है कि और कौन बात हुआ है? इतनी बातें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यहीं तक ना पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राहम्स का नियम। किसका नियम? ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम पढ़ने से पहले हम लोग विसरण के बारे में बात करेंगे। ग्राहम का नियम पढ़ने से पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण गैस का गुण है। विसरण किसका गुण है दोस्त? विसरण गैस का गुण है। विसरण जो है, विसरण बोले तो आज का हेडिंग है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण बोले तो क्या? डिफ्यूजन। आप कहिएगा सर ये विसरण होता क्या है ना? विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब क्या होता है? तो विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूज करना मतलब होता है यहां घुलना मिलना। क्या करना? विसरण का मतलब होता है घुलना मिलना। क्या मतलब होता है? घुलना मिलना। उच्च घनत्व से कम घनत्व में घुलना मिलना, जैसे उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में गैसों का घुलना मिलना विसरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेंट की बोतल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सेंट की बोतल ले लीजिए, और सेंट की बोतल में उच्च घनत्व रहता है, अब बाहर आएगा तो निम्न घनत्व होगा। सेंट की बोतल में जो गैस रहता है वो उच्च सांद्रता का होता है, अब बाहर आएगा तो निम्न सांद्रता का होगा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो गैस का प्रवाह होता है, उच्च सांद्रता का मतलब होता है गैस के अणु सटे सटे। उच्च सांद्रता मतलब गैस के अणु सटे सटे। अगर गैस के अणु सटे सटे हैं, उच्च सांद्रता पर है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जो गैसों का प्रवाह होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? या तो ये कहिए कि घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण, या सांद्रता में अंतर के कारण, या सांद्रता में अंतर के कारण जो गैस का प्रवाह होता है, घनत्व में अंतर के कारण या सांद्रता में अंतर के कारण जो गैस का प्रवाह होता है, गैस का क्या होता है? प्रवाह होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चला, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप देखिए, विसरण के लिए ग्राहम ने एक सूत्र दिया था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं, विसरण का मतलब ये होता है चला घुलना मिलना, और ये सिर्फ गैस का गुण है। सिर्फ किसका गुण है?
विसरण का अर्थ क्या होता है? घुलना मिलना। और इस सिर्फ किसका गुण है? गैस का। इसका एग्जाम्पल होता है गर्म खाने की गंध का नाक तक पहुंचना। गर्म खाने की गंध का नाक तक पहुंचना, दुर्गंध का नाक तक पहुंचना, या सेंट की बोतल से सेंट का नाक तक पहुंचना। ये सब किसका एग्जाम्पल है? विसरण। विसरण कहते हैं शब्द लैटिन भाषा के डिफ्यूंडर शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है क्या हो जाना? फैल, टू स्प्रेड। परमाणुओं अथवा अणुओं की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विसरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सांद्रता बराबर ना हो जाए। अगर दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो विसरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बोलो रे, विसरण की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों की सांद्रता बराबर ना हो। बोलो रे। कहते हैं उदाहरण, जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं मेनली। लेकिन विसरण किसका गुण है? गैस का। समांगी मिश्रण बना देते हैं। फिर कहता है चला गैसों का विसरण। गैसों का विसरण किधर होगा? उच्च से निम्न की ओर होगा। तो कहते हैं चला किसी गैस के अणुओं द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए यहां सेंट की बोतल है, इसको आप खोल दीजिएगा, तो खोल दीजिएगा तो स्वतः न मिश्रित होने लगेगा। स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। अब विसरण की दर, इसका कोई खास यूज नहीं है। विसरण की दर कुछ नहीं है चला, इकाई क्षेत्र से। कितना क्षेत्र से? इकाई क्षेत्र से इकाई समय में जो विसरण होता है उसी को हम विसरण की दर कहते हैं। इकाई क्षेत्र से इकाई समय में जो विसरण होता है उसी को हम लोग विसरण की क्या कहते हैं? दर कहते हैं। विसरण की दर है मतलब जितना विसरण होगा समय के रिस्पेक्ट में, उसी को हम विसरण की क्या कहेंगे? दर। यानी विसरण की दर बोले तो विसरण बटा समय। किसी भी चीज की दर मतलब वो बटा समय। तो कहते हैं चला जी, इकाई समय में विसरित गैस के आयतन को विसरण दर कहा जाता है। इसे किसी क्षेत्र से होकर विसरित होने वाली गैस की मात्रा तथा इसमें लगने वाले समय के संदर्भ में निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात विसरण की दर बराबर किसी क्षेत्र से विसरित होने वाले गैस की मात्रा बटा इकाई समय। तो विसरण की दर नहीं हो जाएगा। अब फिर कहता चला ग्राहम्स का विसरण नियम। किसका विसरण नियम? ग्राहम का विसरण नियम यही था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर D। ग्राहम का विसरण नियम था, R जो है गैस के विसरण की दर है और D जो है मोलर द्रव्यमान है। R जो है चला, R समानुपाती होता था 1/√D, जहां R क्या है? विसरण की दर, और D क्या है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान ही समझ लीजिए, मोलर द्रव्यमान। इसी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना चला जी, R1 बटा R2 बराबर √D2 बटा D1 लिख सकते हैं। तो यही है चला ग्राहम का विसरण नियम। ये किसका नियम है? R1 हो जाएगा पहले गैस के लिए, R2 हो जाएगा दूसरे गैस के लिए, D1 हो जाएगा पहले गैस के लिए, D2 हो जाएगा दूसरे गैस के लिए। थॉमस ग्राहम ने 1848 ईस्वी में गैसों के विसरण के संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उन गैस के घनत्व के वर्गमूल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। घनत्व कहिए या द्रव्यमान कहिए। R1 पहले गैस के विसरण की दर, R2 दूसरे गैस के विसरण की दर, M1 पहले गैस का मोलर द्रव्यमान, M2 दूसरे गैस का मोलर द्रव्यमान। सेम होता है M1 M2 के टर्म में भी। यहां पर अगर द्रव्यमान के टर्म में लीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा √M2 बटा M1। ठीक है, जहां M1 M2 द्रव्यमान हो जाएगा, D1 D2 घनत्व हो जाएगा। तो देख लीजिए R समानुपाती 1/√D, R1 बटा R2 बराबर D2 बटा D1 होगा। अगर द्रव्यमान के टर्म में लेंगे तो M2 बटा M1। M क्या है? मोलर द्रव्यमान। D क्या है? घनत्व।
आप देखिए चला जी, हमने जो आपको बताया है इस चैप्टर में चला कुछ नहीं है पहले स्लाइड के अलावे। जो आपका ये स्लाइड है इसके अलावे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और हम आपको बोले हैं कि ये तीनों को जानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुज बनाना है पीवीटी और बीसीजी का। इतने न बोले हैं, इस तीनों को जानने के लिए आपको सिर्फ एक त्रिभुज बनाना है और वो होगा पीवीटी बीसीजी। अगर आप क्लास शुरू से किए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है जब P क्या है कांस्टेंट, ये नहीं बताया हम आपको। उसके बाद एवोगाड्रो का नियम V समानुपाती क्या है, n है, और डाल्टन का नियम P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और डॉट डॉट है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT है। और उसके बाद आज हमने पढ़ा ग्राहम्स का नियम। ग्राहम्स का नियम कहता है कि डिफ्यूजन की दर जो है वो किसी भी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और वो घनत्व का डिफ्यूजन की जो दर होगी वो घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती या द्रव्यमान का रूट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ना पढ़ाए हैं, यानी R1 बटा R2 बराबर अंडर रूट ऑफ D2 बटा D1 बराबर अंडर रूट ऑफ M2 बटा M1। ग्राहम्स का विसरण नियम कहता है कि विसरण का मतलब होता है घुलना मिलना। घुलना मिलना मतलब चला उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का मिलना, यही क्या कहलाता विसरण। तब तक ये घटना होते रहेगी जब तक सांद्रता क्या नहीं हो, समान नहीं हो। यही बात है, तब तक सांद्रता, जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है तब तक विसरण क्या होगा, चलते रहे। तब तक विसरण क्या होगा, चलते रहे। इस चैप्टर में हम लोग चला जी इसी बात को देखे हैं। अब आइए चलते हैं हम इसके सवाल पर, ठीक ना। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं चला। अब आप क्रमबद्ध ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं तो आप देख लीजिए। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी और एनआरटी किस गैस के लिए लागू होता है, या आदर्श गैस के लिए। एक परमाणविक गैस कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ना। द्विपरमाणविक गैस में हो गया O2 हुआ रे। वास्तविक गैस तो आदर्श गैस ही वास्तविक गैस है कुछ कंडीशन के साथ। बढ़े, गैसों के अनुगति सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन की पहचान कीजिए, बताइए क्या होगा। गैस अत्यंत सूक्ष्म व समरूप गुणों में से निर्मित होता है। गैसीय अणु के मध्य सशक्त आकर्षण बल होते हैं। मजबूत आकर्षण बल होते हैं कि कमजोर, यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं दिया गया। गैसों के अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल नहीं होता है, कमजोर आकर्षण बल होता है। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, जूल का नियम ऊष्मा से संबंधित है। बॉयल्स चार्ल्स एवोगाड्रो पढ़ाए हैं ना आपको। बताइए निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा। हम बोले थे गैस ही ना विसरित होगा, ठोस कभी विसरित होगा नहीं होगा, तो मेथी पाउडर हो जाएगा। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। करती है रे, आयतन पर निर्भर करती है कि घनत्व पर। विसरण के कक्ष उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गति करते हैं, ये सही है। गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, गैस में अधिक नहीं होता है। अब विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं, तो इसका मतलब आंसर यही ना होगा। अब विसरण दो चीजों पर निर्भर करता है, एगो घनत्व पर, एगो सांद्रता पर।
हो गया। चला एक लाइन और जोड़ दो कि ताप बढ़ने से भी विसरण की दर बढ़ती है, जैसे इसीलिए गर्म खाने का स्वाद तेजी से आपके नाक तक पहुंचता है। लिख लीजिए, ताप बढ़ने से ताप बढ़ने से सांद्रता बढ़ती है, विसरण बढ़ता है। ताप बढ़ने से क्या समस्या है भाई तुमको? क्या हल्ला कर रहे हैं? बोलो, स्टैंड अप। हाँ, क्या समस्या है? पहले टोपी तो सीधा से पहनो। मतलब मन में ही लुचाई है रे बेटा, खुद तो नहीं पढ़ रहा, दूसरे बगल में पढ़ रहा है, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। बेटो, क्या बोले हम? इसीलिए गर्म खाने की गंध तेजी से नाक तक पहुंचती है। इसीलिए गर्म खाने की गंध तेजी से नाक तक पहुंचती है। इसीलिए गर्म खाने की गंध तेजी से नाक तक पहुंचती है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? सुबाह्य मतलब बहने योग्य बनाता है। बताइए क्या होगा? ए की बी किसी डी डी संपीड्यता दिया होगा। क्या दिया आंसर? संपीड्यता। संपीड्यता मतलब देखो, एक मिनट एक मिनट, कोई भी गैस संपीड़ित होगा यानी दबा हुआ होगा तब ना वो फैलेगा। कि फैलेगा इसलिए क्योंकि वो बह रहा है। कोई भी गैस दबा हुआ होगा, लिख लो, गैस अगर कंप्रेस्ड है यानी दबे हुए हैं, गैस अगर दबे हुए हैं अर्थात संपीड़ित हैं, अर्थात संपीड़ित हैं, तभी वो बहने योग्य हैं, तभी वो बहने योग्य हैं। इसमें कुछ बच्चा मार देगा विसरण, ठीक ना? संपीड़ित होगा तभी ना विसरित होगा। तो पहला गुण संपीड़न है। डॉल्टन कांसिक दाब नियम किस पर लागू होता है? CO+H2 कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। और ये बराबर होता है किसके? 0 केल्विन या -273 डिग्री C के। सही है। लिखें, अस्थिर दाब पर जब ये कह दिया चला अस्थिर दाब, अस्थिर दाब मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हुआ। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में सीधा समानुपाती रिलेशन न है, टेम्परेचर आएगा सीधा रिलेशन, बोलवे नहीं करेगा। अस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसका आयतन क्या होगा? आंसर बोलो रे। चार्ल्स का नियम। तो जब ये चार्ल्स का नियम कह दिया तो आपको करना है PVT BCG। चार्ल्स का नियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। जब कौन कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट। कहता है चार्ल्स के नियम गैस के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के। सी सही है ना? गैस का मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ए की बी की सी की डी। ए गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? ए की बी की सी।
गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कितने लोग ए के फेवर में हैं? आंसर ए दिया है लगता है। हाँ, तभी लोग फेवर में हैं। घनत्व के फेवर में कौन कौन है? वेरी गुड। गैस की मात्रा, मात्रा का मतलब यहां द्रव्यमान से है, या यूं कहें कि आयतन से है। देखो बात बताइए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान आप बट्टा आयतन। तो गौर से देखिए, घनत्व और आयतन ही ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आंसर ठीक कर लीजिए, आंसर होगा सी। जितना ज्यादा मात्रा होगा उतना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा आयतन होगा। गैस का द्रव्यमान चला जितना ज्यादा होगा, 5 लीटर लोगे तो जितना आयतन होगा, 10 लीटर लोगे तो आयतन बढ़ेगा ना। तो मात्रा ही तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान ही तो आयतन है। बोलवे नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। परम शून्य ताप अभी तुरंत बताए थे, 0 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है? बताइए क्या होगा? भौतिक गुण तरलता, निम्न घनत्व की संपीड्यता। संपीड्यता भौतिक गुण का मतलब जिस पर बल लगाया जा सके। संपीड़न, संपीड़ित होना मतलब होता है दबना, दबेगा तब ना जब बल लगाएंगे। लिख लो, भौतिक गुण वह गुण है जिस पर बल लगाकर आकार में परिवर्तन लाया जा सके। आकार में परिवर्तन लाया जा सके, बल लगाकर आकार में क्या लाया जा सके? परिवर्तन। कौन सा गैसीय नियम अस्थिर ताप पर? बताइए चला। अस्थिर ताप को आ रहा है PVT BCG। अस्थिर ताप होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में ना रिलेशन होगा, तो बॉयल्स लॉ हो जाएगा आंसर। बोलो रे, ये चला, ये ट्रायंगल से बहुत सारा मामला का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको। आई क्वेश्चन और है, 14 गो है, 22 गो दिख रहा है ग्राम में। अच्छा, पूर्णा वाला में 22 गो है। क्वेश्चन काटे हैं, कुछ रिपीट क्वेश्चन था उसको काट दिए। 11 नंबर में आपको डाउट हो गया? हाँ ये है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन। जैसे चला जी, इसमें देना पड़ेगा कि तापमान नियत है, तभी बॉयल्स लॉ लगेगा। इसमें देना पड़ेगा कि ताप नियत है, नहीं तो बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। जनाब, हमरे बात में हमरे फंसाते हैं, ठीक है ना। और बताइए, और सवानंदी में है? पिछला चैप्टर का भी क्वेश्चन आप बनाए नहीं है? कितना नंबर? सॉल्यूशन ना। ये सब बन गया है? बोलो रे, कितना नंबर नहीं बना? 5वां नहीं बना? 5 नहीं बना? व्हाट इज इन 5? ये पिछला चैप्टर सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल, पंकिल मतलब गंदा जल, बताइए आंसर क्या होगा? गंदा जल मतलब नाला का पानी। देखिए ये कैसे होता है, ये निस्यंदन जो होता है चला जी,
ये आपका चापाकल है, रुक जा, ये चापाकल है ना चला जी, यहां से पानी निकलता है। तो होता क्या है, ये जो चापाकल जो आपका यहां रहता है, तो ये जो ऊपर वाला कचरा है, कचरा वाला पानी है, नाला का पानी, ये नीचे जाता है और अलग अलग परतों में छन जाता है, और छन कर जो कचरा होता है वो अलग अलग परतों में रुक जाता है और शुद्ध पानी आपको यहां मिल जाता है। और यही पानी आप चापाकल के माध्यम से पीते हैं, यही निस्यंदन है। तो गंदा जल से जल को अलग करना क्या कहलाता है? निस्यंदन। नहीं समझे? जमीन पर जो जल गंदा जल है वो नीचे जाता है, अलग अलग परतों में छन जाता है, छन के फिर आप तक पहुंच जाता है, आप तक पहुंचता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन। लिख लो, निस्यंदन। लिखेगा, लिखा है? एक लड़का लिखता है, सर 30,000 रुपया है, एएलपी के लिए पटना आना चाहते हैं, हेल्प कीजिए। 30,000 में तो 15,000 हमारी फीसे है, तो ये हो ही जाएगा 4,000 रुपये के आसपास। और 10,000 की व्यवस्था करो। चला चलो 5,000 हम तरफ फीस छोड़ देंगे, तो ये 10,000 तो कम से कम लेवे करेंगे, नहीं लेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? तो तुम और 10,000 का लेकिन व्यवस्था कर लो, कहीं एक आध 2 महीना ऊंच नीच हो गया मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी चला ये स्थिति है कि बच्चा जो आया है वो आ तो गया है बेचारा, कमाने के दृष्टिकोण से कहीं से भी 30,000 40,000 व्यवस्था करके आया, पढ़ रहा है, और दिल धक 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 कर रहा है, कहीं एक आध 2 महीना में वैकेंसी नहीं आया तो हमारा पैसा सट जाएगा, फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा जहां से आए। अब मोदी जी हमारे ऐसे आदरणीय हैं कि रेल में दुर्घटना हो जाए कि 4 गो ट्रेन ई ओकरा पे वो ओकरा पे चढ़ जाए, वैकेंसी, ड्राइवर का ड्यूटी चला भी दे रहा है 12-12 14-14 घंटा, 16-16 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। अब 16-16 घंटे का ड्यूटी दीजिएगा तो ड्राइवर ट्रेन चलाएगा, की करेगा वो? जितना चलवा है सब क्या करता है, ड्राइवर चला ले रहा है क्योंकि उसको आउटी मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा मिलता है। पहले तो ज्यादा मिलता था, अब थोड़ा कम भी कर दिया है, 150-200 रुपया घंटा मिलता है। तो 2 घंटा ट्रेन लेट है तो 400 रुपया बन गया होकर, महीना में डेली हुआ तो सैलरी में 20,000 बढ़ गया। तो तुम उसको दोगे पैसा, एक्सीडेंट करवाओगे, लेकिन नई भर्ती नहीं निकालोगे। यही ना बात है। ट्रेन चलाने के लिए चला, ट्रेन है ना रेऊ, बैलगाड़ी है, तो 110 के स्पीड में चला है, 120-140 के स्पीड में चलता है, और जरा सा इधर उधर होगा तो केने हुड़क जाएगा, कहना मुश्किल है। उसके लिए मेरा चलवा सब जाएगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, और नहीं तो ऐसे ही एक्सीडेंट होगा। तो फिर जाके कितना बेशरम बेहया आदमी है। तुम समझो 5 साल हो गया है वैकेंसी को, एक वो लाजो लगता है लोग को। आई अश्विनी वैष्णव जी डेली आके हर इंटरव्यू में यही बात कहते हैं कि 1,30,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है। अरे दुष्चुट्टा, कोई ओकरा से पूछे कि कब से प्रोसेस में है? 2018-19 से प्रोसेस में है, और 2023 का आधा बीत गया है। मतलब वो लज्जा होती है उस समय। हम कहते हैं हर साल तुम 20,000 दो ना, 10,000 दो, वो नहीं देगा। 5,000 दो ना, बाकी हम लोग सोचेंगे कितना पढ़ना है, वो नहीं देगा। अब मतलब तुम समझो कि इतनी बड़ी रेलवे है, इतने सारे रेल हैं, आप 5 साल में कोई रिटायरे नहीं किया? जरूरतें नहीं है ट्रेन चलाने के लिए, रोबोट चला रहा है ट्रेन। तो ये तो फालतूगिरी है। लेकिन मुआवजा में पैसा देगा, मुआवजा ना। अभी अश्विनी वैष्णव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, एकदम तुरंत इस्तीफा दे, पहले ओकरा जेल भेजना चाहिए।
जहां जहां दिक्कत हुआ जैसे चला, जो ड्राइवर ऑलरेडी है ना वो विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको आउट ही मिल रहा है। वो ट्रेन पर स्थिर से बैठल रहता है अगर बिल पक रहा है। दो ई चला, एक एक उपाय है कि नई वैकेंसी को तुरंत से तुरंत लॉन्च किया जाए, और नहीं तो मामला ऐसे ही तब 2-4 को ट्रेन चढ़ेगा, मरेगा 1000-2000 आदमी भारत का, वो कर की जा रहा है। ओकरा खाली बयान दे देना है, जो हुआ वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे छोटा चोर चौहार चिल्लर कहेंगे, ये एकदम चला समझो कहीं ना कहीं वैकेंसी अगर नहीं आएगा तो दिक्कतें होंगी ट्रेन को ही। और अब तो चला अति हो गया, हर साल तुम समझो कि 10,000 लोको पायलट से 10,000 से 19,000 लोको पायलट हर साल रिटायर करता है, हर साल सीनियर जूनियर मिला के। उसके हिसाब से 5 साल में तो 1 लाख वैकेंसी क्रिएट हो गया होगा ऑलरेडी। हर साल 10,000, हम 10,000 मिनिमम मान के चलते हैं, तैयो 50,000 बिना कर्मी के ट्रेन चल रहा है, तो अगर की हो रहा हो, क्या कैसे चला रहा हो। इसलिए चला जी, आप वैकेंसी तो खैर देवे करेगा, 2 महीना लेट देगा, लेकिन कहां जाएगा। अब तो अंतिम समय है, 10 साल पे वैकेंसी है तेरे, 5 साल पे वैकेंसी देवे करेगा, नहीं देगा ट्रेन चलाएगा के, क्योंकि हर साल चला उतने बच्चे। वैकेंसी इसलिए नहीं देगा कि उसको देना है, वैकेंसी इसलिए देगा कि उसकी मजबूरी है। आप समझो उतने टेक्नीशियनों रिटायर हुआ होगा 50,000, यानी 1 लाख ड्राइवर और टेक्नीशियन जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में है, जो ट्रेन को रेलवे को सेफ रखते हैं, वो लोग नहीं है, रिटायर हैं, और तब भी वैकेंसी नहीं देते। ये कहीं ना कहीं चला मामला गड़बड़ है। लेकिन बहुत जल्द तुमको वैकेंसी, अब तो जून भी आ गया, जुलाई अगर लोग कह रहे हैं अगस्त में, तो अगस्त तो आइए जाएगा, उसमें भी बहुत टाइम नहीं है। बताइए चला आंसर क्या होगा, क्या लिखा रहे थे हम, कुछ लिखा रहे थे क्या? निस्संदन लिखना, गंदे पानी का परत दर परत शुद्ध होना, गंदे पानी का परत दर परत शुद्ध होना निस्यंदन कहलाता है। आसवन क्या था चला, समुद्री पानी का शुद्ध होना। क्रिस्टलीकरण होता है द्रव का निश्चित आकार के ठोस में बदल जाना, द्रव का निश्चित आकार के ठोस में बदलना। क्रिस्टलीकरण होता है द्रव का निश्चित आकार के ठोस में बदलना। आपका बुक कहाँ है? द्रव का निश्चित आकार के ठोस में बदलना। अनिस्यंदन क्या होगा चला, परत दर परत पानी का क्या होना, शुद्ध होना। हो गया, आप बोलो। 7 भी था किसी का, 7 भी है क्या किसी का? छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। 3 नंबर, 250 ग्राम ऐसा विलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5%, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? के बना दिया ये सवाल, कैसे बनेगा बताओ। ऐसा विलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, उसका 5% निकाल देना है। कितना होगा? हमको लगता है 12.5% होगा, 12.5 ग्राम हो जाए। अरे छोटा, 250 ग्राम तो बताए भी थे एगो एग्जाम्पल, 250 ग्राम का विलियन है, 5% ग्राम ग्लूकोज है, तो अगर 5% निकाल दो वही आंसर हो जाएगा। भाग छोटा, आइए हम बताए नहीं थे एगो विलियन है जिसमें कॉपर इतना है, ये इतना है, तो बताइए इसका परसेंटेज कितना होगा। हाँ भाई सब बताएंगे।
10 में चलते हैं। एकरा में की हो गया रे? हीट एंड ट्रायल विधि बताए थे हम, इक्वेशन बैलेंसिंग। रखो, सब मान रख के देखो, जगरा से बैलेंस हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सी नंबर से बैलेंस हो रहा है। पहले देखो, तुमको ये बैलेंस करना है, चला जी, तो यहां अगर 2 दोगे तो यहां 1 देना होगा। इसी से पकड़ो ना, 2 1 कहां है। चलो तुम दूसरा मान लो, तुम कहोगे एकाएक नहीं पकड़ाता है। चल सर, आपको तो आंसर मालूम है तब ना आप कर दिए, तुम ये कहेगा। तो हम कहते हैं तुमको पहला को ट्राई करो, यहां 3 2 यहां 1 2, क्या आयरन बैलेंस है बैलेंस। पी यहां है, क्यू यहां है, 3 और 1 दिए, बैलेंस है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 1 1 2 यहां 1 2 यहां 1 2, क्या बैलेंस होगा? यहां 1 आयरन यहां 2 आयरन, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आप 2 1 दीजिए, यहां 2 दीजिए, यहां 1 दीजिए, देखिए यहां 2 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। 1 1 दीजिएगा तो यहां 1 दीजिएगा, यहां 1 दीजिएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। बोलो ने, क्या समस्या है? हिट एंड ट्राई। इनमें से किस कोलाइड में सरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त होना मतलब डाल देना। लिख लो, परिक्षिप्त होना अर्थात वही क्वेश्चन के सामने लिखो, परिक्षिप्त होना क्वेश्चन मिला पहले तो रहा, तो काहे पुराना वाला लिखता, 3rd एडिशन के खरीदेगा? छोटा किताब में तो कम से कम पैसा लगाओ। आप फिर 4th एडिशन भी काम आज से चल रहा है, आएगा 4th एडिशन भी एलपी के टाइम तक आएगा। किताब जब तक हम जिंदा रहेंगे हर 8 महीने पे बदल जाएगा, हर 8 महीने। अब बदलेगा मतलब वही जो क्वेश्चन अभी तुमको हम एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, जैसे परिक्षिप्त क्या है, ये अभी तुमको हम लिखाना पड़ रहा है ना, वो सब किताब में ऑलरेडी ऐड होके आएगा और कुछ खास नहीं बदलेगा। ऐसा थोड़े कि हम नया नियम लगा देंगे। क्या लिखा? परिक्षिप्त लिखा। परिक्षिप्त का अर्थ होता है, परिक्षिप्त का अर्थ होता है किसी विलयन में किसी चीज का डाल देना, या किसी ठोस का डाल देना। किसी विलयन में किसी ठोस का डाल देना। ये जो सॉल है चला, ये द्रव में ठोस का विलयन है। द्रव में किसका विलयन है? ठोस का, इसीलिए आंसर हो जाएगा। ठोस को परिक्षिप्त कर देना। और बताओ कितना नंबर? 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वरंतः पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार गति का वर्णन करता है? क्या होगा बता? परासरण होता है। चला, परासरण का अर्थ होता है जल के अणु का आर पार गति करना। स्थानांतरण होगा नहीं। डिफ्यूजन अभी तुरंत बोले हैं, गैस का घुलना मिलना, गैस का घुलना मिलना। आप बही कोशिकता तो कुछ खास नहीं है, बाहर की ओर बहना होता है। ये कहता है जल के अणु एक वरंता पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार अगर गति करेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। परासरण भी एक होता है परासरण, एक होता है उत्क्रम परासरण। तो उत्क्रम परासरण के द्वारा चला चीजों जल का शुद्धिकरण होता है। लिख लो, उत्क्रम परासरण का एक और पूछेगा आपको, सटके हुए चीजों का फूल जाना। सटके हुए वस्तु का क्या हो जाना? फूलना। जैसे किशमिश, जैसे क्या चला? किशमिश। उत्क्रम परासरण का जल का शुद्धिकरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उत्क्रम परासरण बोले तो जल का क्या शुद्धिकरण। और है, अरे और है, हो गया 14, लिख लिया। फोर्टीन क्या है रे, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से ये कौन बोला अभी, काहे बोल रहा है तुम, स्टैंड अप, इसमें क्या समस्या है। हाँ, तो समझ में नहीं आया इसका मतलब चला तुम पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम ध्यान देता तो आज ही हम ही पढ़ाए हैं, उस दिन पूछ लेता वो बात ठीक है, चलो पूछ लिया, उस दिन भी क्यों पूछेगा, वो ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में ही विसरण पढ़ाए हैं। इधर आओ, ये मजाक करता है रे, यही लाइन अभी पढ़ाए हैं तो हम यही एग्जैक्ट लाइन पढ़ाए हैं कि उच्च सांद्रता या सांद्रता में अंतर या घनत्व में अंतर के कारण गैसों का प्रवाह क्या कहलाता है। हाँ, 14 नंबर पहले बच्चा पूछ रहा था लेकिन अभी कोई नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए। आइए इधर, क्या समस्या है ये 14 नंबर में, आप बताइए, जैसे क्या नहीं समझ में आया। जैसे क्वेश्चन तो अभी तो हम बताए हैं ना, यहाँ जो बताए हैं तो हम ये पढ़ेगा लिख ले हैं। अभी पढ़ रहा है, आज जब पढ़ा रहे थे तब की कर रहा था। अरे बोलो, जाओ, क्या कहें, चला हम लोग भी टीचर हैं तो गुस्सा आता है ना, जो बात पढ़ा दिए वो तुमको समझना ना पड़ेगा। अब साफे तुम नहीं समझोगे तो हम ही तबाह हो जाएंगे। आज जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा। 14 नंबर सब पूछ रहा था जब ये चैप्टर खत्म किए थे, लेकिन अभी कोई नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी इस एग्जैक्ट स्टेटमेंट हम पढ़ा दिए कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में किसी भी पदार्थ का प्रवाह क्या कहलाता है। अब परिसंचलन होता है रक्त में, गैसीय विनिमय होता है चला फेफड़ा में। विनिमय मतलब होता है इंटरचेंज करना, इंटरचेंज करना मतलब एक देना और दूसरा ले लेना। अब परासरण अभी तो हम पढ़ाइए दिए हैं। और बोलो कोई शिकायत शिकवा गिला सूखा कुछ हो है तो बताओ। एक बच्चा पूछ रहा है 6 नंबर। हाँ भाई सब बताएंगे, पैसा लिए हम। 6 नंबर नहीं बना रहे, ये तो चला हम बताएंगे आपको ये में क्या। अच्छा क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है क्या होगा बता। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा, सही है, सही है, क्योंकि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है तब ना कॉपर को हटा लेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला रंग फीका पड़ जाएगा, ये भी सही है। मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरा निक्षेप बनेगा, ये भी सही है, ये याद रखना होगा। ये जो है ना चला याद रख, ये तो सही है ना, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर को हटा देगा। आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। किसी के यहाँ डबल बेड खाली है क्या? अब तुम लोगों को रूम खोजने वाला आदमी बना दिया है रे। किसके पास है? तुम्हारे पास है? कहाँ है लॉज तुम्हारा? और नजदीक में किसी का है डबल बेड खाली? किसी का नहीं है।